हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चालू करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर जो बच्चा पढ़ा होगा उसी को समझ में आएगा। पहला बात, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम बता रहे हैं ऊपर ऊपर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। तो देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाबू 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसमें ज़्यादा झोल झाल वाला क्वेश्चन ना आएगा। बिहार बोर्ड में फिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, एकदम एनसीईआरटी से ही आएगा। एग्जाम्पल सहित इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या यूज है। तो इसमें जो त्रिकोणमिति का बात यूज है हम पूरा रिवीजन करा रहे हैं आपसे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, चलो 9th एक्सरसाइज एनसीईआरटी का हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। इसका बाबू हिंदी होगा त्रिकोणमितीय। तुम लोग का हिंदी होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। नाइन्थ चैप्टर जानने से पहले इसमें जो भी त्रिकोणमिति का बात आता है छोटा छोटा, वो सारा बात जानना पड़ेगा बाबू। तो देखो थोड़ा सा त्रिकोणमिति को रिकॉल करा ले रहे हैं। रिकॉल ट्रिगोनोमेट्री। फिर उसके बाद अपने लेक्चर पर चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इसी को बाबू हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ये सारा जो एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति पढ़ना है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, ठीक है। एक एक पॉइंट को देखो। त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो टोटल त्रिकोणमिति में टोटल 6 त्रिकोणमितिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं? त्रिकोणमितिक रेशियो, जिसे हम आरटी बोलते हैं, त्रिकोणमितिक टीआर बोलते हैं। त्रिकोणमितिक रेशियो कितने त्रिकोणमितिक रेशियो हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन सबको बाबू त्रिकोणमितिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितिक रेशियो। त्रिकोणमितिक रेशियो आखिर होता क्या है? सच में रेशियो होता है? हाँ। किस चीज का रेशियो होता है? तो देखो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम किया जाता है, समकोण त्रिभुज को। यहाँ बाबू 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ मान लो कोई एंगल बन रहा है थीटा। तो हम बता दिए हैं त्रिकोणमिति जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, थीटा के सामने जो भुजा होता है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी द्वारा सूचित किया जाता है। थीटा के नीचे वाले को बेस बोला जाता है, यानी आधार, इसे बी से सूचित किया जाता है। इसको बड़ा बी भी लिख सकता है। और जस्ट ऊपर वाले यानी सबसे लंबी भुजा को हाइपोटेनियस एच बोला जाता है। तो साइन थीटा बोलते हैं किसे? तो पी बटा एच को साइन थीटा बोलते हैं। त्रिकोणमितिक रेशियो इसे क्या बोलते हैं? मतलब कि दो भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। भुजा, ट्रायंगल के भुजा और कोणों के बीच के संबंध। ये देखो दोनों भुजा हैं परपेंडिकुलर और हाइट, ये कोण है थीटा। इस सब के बीच के संबंध को ही, रिलेशन को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर रेशियो, साइन थीटा क्या है? रेशियो है। किस चीज का? परपेंडिकुलर और हाइट का। बाटा में लिखा हुआ है इसको, तब पी अनुपात एचओ लिख सकते हैं। ये अनुपात है, इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा एच। टैन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। कॉट थीटा बराबर बी बटा में पी होता है, यानी बेस बटा में परपेंडिकुलर। सेक थीटा बटा में होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा में बी। कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा में पी। बाबू याद करने का क्या तरीका है? तो थोड़ा सा देखो, याद करने का तरीका है, ट्रिक, थोड़ा सा लॉजिक। पंडित बदरी प्रसाद हर बोले पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटा बी। ये किसके लिए है? तो ये साइन थीटा के लिए है।
यानी एस के लिए, ये किसके लिए है तो कॉस थीटा के लिए है, ये किसके लिए है तो टैन थीटा के लिए है। कहने का मतलब इसके लिए लॉजिक बनाना चाह सकता है तो इसको बोल सकता है एस सी टी, कोई नाम ले सकता है, कोई नाम अपने से जो अच्छा लगे, जैसे कि सुभाष चंद्र टापू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सुभाष चंद्र टापू, यानी इसके सामने वाला क्या हो गया साइन थीटा बराबर पी बटा एच, सी के सामने वाला बी बटा एच कॉस थीटा, पी बटा बी टैन थीटा, पी बटा बी हो गया। अब बाबू इसके बाद जो आता है हम लोग को जितना भी त्रिकोणमिति पढ़ना है 10th लेवल में एक्यूट एंगल पर पढ़ना है। किस एंगल पर पढ़ना है एक्यूट एंगल। अभी हम बता दे रहे हैं कि ये बाबू चतुर्थांश होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, ये होता है चौथा चतुर्थांश। यहाँ से 0 जाएंगे तो 90 डिग्री कहाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि 90 डिग्री आगे बढ़ गए 180 डिग्री, मतलब यहाँ तक क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ तक क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, फिर यहाँ 270 डिग्री, फिर यहाँ आ गए तो हम लोग आ गए 360 डिग्री। पहले कहाँ था तो 0 डिग्री था, फिर इधर घूम सकते हैं। तो सवाल बाबू ये पैदा होता है कि ये हम काहे बता रहे हैं तुम लोग को, तो तुम लोग को जितना भी त्रिकोणमिति पढ़ना है ना तो खाली फर्स्ट चतुर्थांश में पढ़ना है। किस चतुर्थांश में? फर्स्ट चतुर्थांश में पढ़ना है। यानी जितना भी त्रिकोणमिति का वैल्यू देखने जाएगा तू लोग तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच तक देखेगा, ठीक है ना। तो ये बाबू टोटल इतना बात याद रखना, त्रिकोणमितिक रेशियो कितने होते हैं 6। कौन कौन? टैन साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा सेक कोसेक थीटा, सेक थीटा कॉट थीटा। बताने याद करने के लिए ये लॉजिक है। अब हम यहाँ जितना भी 10th क्लास में पढ़ना है 0 डिग्री पर पढ़ना है कि वैल्यू का होता है साइन थीटा का, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री फर्स्ट चतुर्थांश। और एक बात बता दें कि फर्स्ट चतुर्थांश में टोटल त्रिकोणमितिक अनुपात ऑल त्रिकोणमितिक रेशियो आर टेकन एज पॉजिटिव लिया जाता है, आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू होता है, ये सारा बात नोट कर लो, ये ऐसे सारा बात बता दिए हैं, इतना याद रहना चाहिए। स्पेशली देखो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन टैन थीटा लगाने के लिए आता है, साइन थीटा लगाने के लिए आता है, याद रखना। ये बात भी याद रखना, ये बात भी याद रखना। हम अपने चैप्टर त्रिकोणमिति एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति पर जाने से पहले ये सारा बात पीछे वाला रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉल याद कर रहे हैं, क्या बताए हैं, ठीक है ना। तो देख लें, अब देख रहे हैं हम लोग क्या पढ़े हैं, त्रिकोणमितिक वैल्यू एट सम एंगल। नोट करो, हो गया। अब त्रिकोणमिति में जो आ रहा है, त्रिकोणमिति में वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात एट सम डिफरेंट एंगल्स। और डिफरेंट एंगल्स कौन कौन से ले सकते हैं 10th क्लास में? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, वो फेमस लिया जाता है बाबू। जैसे देखो सारा बात बता दिए हैं। यहाँ थीटा ले लेंगे, थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसको लिख सकते हैं बाबू 60 डिग्री, इसको लिख सकता है बाबू 90 डिग्री। अब बात बता दे रहे हैं, तुम लोग 10th क्लास में भाई अभी तो डिग्री रट रहा है, आगे के लिए स्टैंडर्ड क्लास में जब जाएगा 11th क्लास में, तो अगर मैथ पर साइंस से रहेगा मैथ लेकर, तो तू लोग को कोण नापना होगा जितना भी सारा रेडियन में। रेडियन इज इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द एंगल्स। क्या बोले? रेडियन इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द एंगल्स। मतलब कोण नापने का एक और मात्रक होता है जिसे रेडियन बोलते हैं। अभी कोण का में नापते हैं? डिग्री में। और एक तो मात्रक होता है जो बहुत ही ओल्ड हो गया है, ग्रेड।
तो हम लोग का फेमस जो होता है रेडियन, अभी तक डिग्री को लेकर चलेगा, 10th 11th में कंफ्यूज करने के लिए रेडियन डालेगा। तो हम लिख दे रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में पूछना ना। 0 डिग्री का रेडियन में मतलब 0 रेडियन होता है। कितना रेडियन? 0 रेडियन, इसलिए इसको ना लिख रहे हैं। 30 डिग्री का रेडियन में मतलब होता है π/6 रेडियन। क्या? π/6। ऐसे भी थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। पाई का मान तू लोग 180 पढ़ा होगा, 180 में 6 से भागा दे देंगे तो 30 डिग्री ना हो जाए। 45 डिग्री को रेडियन में π/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 बोलते हैं। 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोलते हैं। देखो ना, पाई के जगह पर 180 डाल दो, 2 से भागा दे दो, 90 डिग्री ना आ जाएगा? आएगा ना? कुछ रिलेशन है, इसलिए बिगाड़ दे रहे हैं। ऐसे तू लोग 90 डिग्री 60 डिग्री याद रखना, कोई दिक्कत ना है। इधर हम लोग को वैल्यू देखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद बाबू आ जाएगा तुम लोग का सेक थीटा, दिखाई दे रहा है ना? उसके बाद बाबू आ जाएगा तुम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, दिखाई दे रहा होगा बाबू। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब कोई पूछ देगा तुम लोग का साइन का ज्यादा से ज्यादा मान कितना होता है? 1। साइन का औकात ना है ना कि 1 से आगे चला जाए। हम लोग का औकात है, कतनों गिनती लिख सकते हैं, लेकिन साइन में रहेगा तो हमको 1 से ज्यादा लिखने का हक नहीं दे रहा है, ठीक है ना? अब कॉस का लिखना होगा तो कॉस 0 डिग्री का मान जो इसका 90 डिग्री का होता है, इसका 0 डिग्री का होता है। इसका मतलब कि कॉस 0 डिग्री लिखना होगा, सब उल्टा लिख देंगे। 0 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है बाबू, किस कोण पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है? 45 डिग्री, बिहार बोर्ड फेमस क्वेश्चन एमसीक्यू। 45 डिग्री पर थीटा का मान मतलब कि बराबर होता है, ठीक है? यहां पर आ जाओ। अब 60 डिग्री का मान 1/2, उल्टा कर देना है बाबू, 0 डिग्री। यानी कि साइन 90 डिग्री में जो मान होगा वो कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना? अब यहां पर tan थीटा बराबर एक बाबू फॉर्मूला याद रख लो। tan थीटा बराबर होता है, अभी क्या बात है? tan थीटा बराबर पंडित बदरी प्रसाद, बीच में क्या आ रहा है? बदरी, बीच में आ रहा है बदरी, अंत में क्या आ रहा है? प्रसाद, और 3 नंबर पर है पंडित, इसी को बोलते हैं बाबू पंडित बदरी प्रसाद। तो tan थीटा बराबर प्रसाद लिख दिए, फिर हर भोले 3 नंबर पर आ रहा है, हर भोले यानी बी लिखेंगे नीचे। एक फॉर्मूला होता है। और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो देखो हमको tan थीटा, tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 0 डिग्री बटा में कॉस 0 डिग्री कर देंगे तो हो जाएगा। तो साइन 0/1 लिखेंगे। tan 0 डिग्री का मान 0/1। अब यहां पर आओ, tan कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी 1/2 बाटा 3/2। तो इसका जब वैल्यू निकालने जाएगा ना तू लोग, तो √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, सॉरी 1/√3 होगा, ठीक है ना? इसको भागा देकर देखो ना, 1/2 भागा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, ठीक है ना? यहां पर देखो 1/√2 को 1/√2 से भागा देगा तो 1 आ जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का मान 1। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो tan 60 डिग्री का मान देखो √3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा खाली। इसका मान क्या होगा? 1/0। अभी बता रहे हैं कुछ मतलब। यहां पर कॉट का, tan का उल्टा कॉट होता है, यानी जो मान इसके 90 डिग्री में है ये 0 डिग्री में आ जाएगा, 1/0।
कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, इसका मान 0/1। सेक थीटा में आओ तो सेक थीटा बराबर होता है बाबू 1 में कॉस थीटा। तो हम अगर लिखना होगा कि सेक 0 डिग्री का मान बताओ, तो सेक 0 डिग्री का मतलब 1 में कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कब है? 1 है, तो 1 में 1 तो 1 हो जाएगा, होगा ना। तो उसके अनुसार चलेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 0 डिग्री बराबर 1, सेक 30 डिग्री बराबर तो 1/1/2 ये ना है, लुक सॉरी कॉस थीटा ना लिखना है, 1/√3 में 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इसी को लिख सकते हैं 2 में √3। अब यहां पर लिखने जाएंगे सेक थीटा बराबर वो कितना 45, तो क्या करेंगे 1 में 45 का मान क्या है 1/√2, तो 2 ऊपर चल जाएगा नीचे 1 तो खाली √2 हो जाएगा, √2। यहां पर आओ 1 में 1/2 तो क्या हो जाएगा खाली 2। यहां पर आओ क्या है 0, 1 में 0 मान हो जाएगा इसका। अब कोसेक थीटा सेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है, पलट दो 1 में 0, 2 √2, 2 में √3, 2 में √3, ये हो गया 1। ये है तुम्हारा वैल्यू ऑफ त्रिकोणमितीय एंगल एट इक्यूट एंगल, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच। ये सब तुम लोगों को याद होगा। अब एक बात यहां पर बता रहे हैं बाबू, मैथमेटिक्स में जो जानता होगा वो सही है, देखो रटवा रहे हैं कैसे बता रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक। 0/1 का मतलब 0 होता है, ठीक ना। तो जहां जहां 0/1 लिखा है उसको 0 कर दें, यानी कि 0/1 का मतलब 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। 0/1 कहीं लिखा है, ये लिखा है, इसको 0 बना दो, हो गया। मैथमेटिक्स में 1/0 का मतलब होता है इन्फिनाइट, कोची अपरिभाषित, अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं अनडिफाइंड। इसे बाबू हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। अगर टेक्निकली इसको रिप्रेजेंट करना रहता है ना तो अनंत लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/0 का मतलब अनंत, 0/1 का मतलब 0। तो 1/0 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, 1/0 इसको अनंत कर दो, चाहे अपरिभाषित लिख दो, बुक में इसी ने लिखा रहता है 1/0 इसको अनंत कर दो, 1/0 अनंत कर दो, 1/0 अनंत कर दो, चमक आ, इसको उतारो। अब एक तो आता है त्रिकोणमितिक में चेंज रूल आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ त्रिकोणमितिक रेशियो, ठीक है ना। तो इसको हम बिगाड़ रहे हैं, देखो नोट करो, मतलब पाउज कर लो थोड़ा सा। 12th क्लास नहीं है बच्चा, 12th क्लास ना है बच्चा। यहाँ पर बच्चा लोग है सामने ही कैमरा के, हल्ला कर रहा है सब हल्ला बदमाशी करता है सब। वीडियो रिपीट करना, ना बुझाएगा ना तो पीछे कर करके देखना, और ज्यादा बुझाएगा तो 1.5 गुना 3 गुना पर देख लेना। 3 गुना तो ना देता है, 2 गुना देता है यूट्यूब पर, ठीक है ना। डाउनलोड करना, कोई ऐप लोड कर लेना, उसमें 4 गुना 3 गुना जितना करना होगा उतना स्पीड में देखना है। रिविजन करना होगा तो स्पीडोमीटर पर स्पीड में कर ही देखना है, ठीक है ना। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ त्रिकोणमितिक रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। बाबू चेंज क्या होता है, तो चेंज में हम बता दिए हैं साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा में चेंज होता है, और कॉस थीटा साइन थीटा में। इसका क्या मतलब है तुरंत समझ में आएगा। टैन थीटा हमेशा कॉट थीटा में चेंज होता है, और तुम लोग को उतना ना पढ़ना है 11th क्लास जैसा। और यहां पर अब तुम लोग कहा जाता है अब, हाँ सेक थीटा, सेक थीटा हमेशा कोसेक थीटा में चेंज होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला में तुम लोग को पढ़ना क्या है, तो देखो 5 या 6 फार्मूला है। जैसे कि पहला फार्मूला आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री पर बाबू हमेशा चेंज हो जाता है, तो साइन है तो क्या में चेंज होगा, कॉस में, साइन कॉस में चेंज होता है।
ऐसा ही अगर उल्टा दे देंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos क्या में चेंज होगा, साइन में, तो साइन थीटा। सेकेंड आएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। वैसे ही बाबू कॉट लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट क्या में चेंज होगा, tan में, तो tan थीटा। ये सारा बात याद है ना, टेस्ट ना ले रहे हैं इसलिए ना, तो बहुत ही मारते हैं, पढ़ाने का मन ना कर रहे हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा सेक क्या में चेंज होता है, कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा क्या में चेंज होता है, कोसेक थीटा चेंज होता है तो कोसेक सेक में चेंज होता है। यही है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ त्रिकोणमिति। सारा त्रिकोणमिति लगभग खत्म हो रहा है तुरंत, इतना ही देरी में। उतने फॉर्मूले बताए थे जो उतना टाइम लगा था, बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हुआ था ना, स्क्रीनशॉट लो। और एक तो बड़ा तार है, त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी आता है लास्ट, इतना तक ही त्रिकोणमिति पढ़ना है तुम लोग का, 10th क्लास का पूरा त्रिकोणमिति खत्म। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी त्रिकोणमिति के लिए। त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी में आता क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मार दे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी से तीनों आइडेंटिटी आएगा, तीनों को आइडेंटिटी ये है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ कौची से भागा दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से। प्रूफ होगा एक तरह से माने को, तो दोनों तरफ किससे भागा दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से। तो इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में, बाबू एक बात याद कर लो, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। तो वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तू लोग पढ़ा होगा कि 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, तो यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। यही तो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एगो आइडेंटिटी ई होगा, एगो फॉर्मूला तुम लोग का ई हो जाएगा, जिसे तुम लोग फॉर्मूला बोलता है। अब क्या कर रहे हैं, इसी में एक बार साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भागा दिए थे, अब कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भागा दे देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटा में कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा स्पीड हो जा रहा है क्योंकि पूरा बात पीछे वाला बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर कर देते, एक आ गई 1 बटा में कॉस थीटा सेक थीटा, तो ये हो जाए बच्चा सेक स्क्वायर थीटा। तो कहेगा ना कोई बच्चा कि एगो ऐसा फार्मूला देखे थे सर, हमको बताइए ना किए कैसा, तो कहेगा ना कि सेक स्क्वायर थीटा, दोस्तवा है ना इसी याद किया है, बराबर 1 ई वाला तो आप लिखवाइबे ना किए। अरे मूर्ख है, देख तो tan स्क्वायर को इधर भेज देगा तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ना हो जाएगा, है 1 बच जाएगा, एक है ना बतिया है ये ना बतिया हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, 1 मिनट सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा, इस tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजेगा तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बात एक ही बच्चा। वैसे ही यो तो बतिया हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट को इधर भेज दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 तो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है, इतना ही त्रिकोणमिति पढ़ना है तुम लोग को 10th क्लास में, और बाकी सब क्वेश्चन करा रहे थे उतना देर से कराए हैं ऑफलाइन में, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस पर। किस पर, हाइट एंड डिस्टेंस पर। बड़ा लॉजिकल चैप्टर है बाबू, 5 नंबर का फिक्स रहता है बिहार बोर्ड में, स्पेशल है, ठीक है ना। इसका पहले सब लिखना है तो लिखो, और है तो समझो खाली बस, ठीक है ना। हो गया ना, इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, त्रिकोणमिति का सारा बात याद रखना बाबू, बगल में लिख देंगे, चाहेगा तो कभी कभी बताएंगे। ऐसा नहीं होता है ना, कोई बच्चा है कि चार्ट बना लेता है फार्मूला का, एगो पेज पर बना लेगा,
और तो पेज पर बना लेगा चार्ट कि साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, और जैसे ही पता चलेगा 33 डिग्री, उघार के पन्ना देखेगा कि 33 डिग्री का मान कितना आ रहा है, तो 1/√3 चट से चिपका देगा। तो कहाँ एग्जाम में भी ऐसे करेगा तो वो बच्चा हमेशा पीछे हट जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है उसको, वही स्कोर ना कर पाता है एग्जाम में। अगर एग्जाम में स्कोर करना है ना तो याद करना पड़ेगा बाबू। 10th क्लास है, उतना कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है तुम लोग को? मैथ है, गुना भगाएगा तो जरूर बुझाएगा। देखो हम लोग अपने टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंस, अच्छे से समझना। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट एंड डिस्टेंस में बाबू मोस्टली 4 ठो कॉन्सेप्ट है, 4 को बात पढ़ना है या क्वेश्चन देखेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन आज बताएंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर में, समझो कि सारा कॉन्सेप्ट देगा तुम लोग को। तुम लोग के लिए पहली बार है, हम लोगों को तो बनाते आदत हो गया है, ठीक है ना, लेकिन तुम लोग का फर्स्ट बार है, पहली बार हर बच्चा को भारी लगबे करता है। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें साइड लाइन, इसको हिंदी में बाबू दृष्टि रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। सारा लेक्चर जो है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों वास्ते है। सेकेंड जो आता है तुम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को बाबू बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ही ना होगा, शायद तुम लोग का उन्नयन कोण ही होगा, हाँ उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं बाबू हिंदी में। और तीसरा जो आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनयन कोण शायद बोलता है, कैसे लिखाता है? अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। हिंदी में थोड़ा कम लिखने आता है बाबू। फोर्थ नंबर जो होगा हॉरिजेंटल लेवल। कौन सा लेवल? हॉरिजेंटल लेवल बोलेंगे बाबू। ये चारे तो कॉन्सेप्ट है। हॉरिजेंटल लेवल का मतलब बाबू क्षैतिज स्तर। कौन सा स्तर? इतना बात जान लेगा पूरा चैप्टर हो जाएगा। वर्टिकली का मतलब होता है खड़ा खड़ा, जितना भी लेंगे ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे बाबू। ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु। पूरे चैप्टर में किसी ऑब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट, और किसी भी बिल्डिंग का बात होगा, किसी टावर का बात होगा, या कोई भी मतलब लंबा लंबा पेड़ का बात होगा, एज अ वर्टिकल लाइन को ट्रीट करेंगे। मतलब वर्टिकल लाइन की तरह उसे समझेंगे। मान लो हम कह दिए कि यहाँ से हमें 50 मीटर की दूरी पर एक एयरटेल का टावर दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा दिखाई देगा तुम लोग को? एगो एकदम सोज लाइन की तरह खंबा जैसा महसूस होगा ना, उसी को बोल रहे हैं एकदम खड़ा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है सारा बात। ग्राउंड यानी तुम लोग का पृथ्वी जो धरती है, खेत। देख सबसे पहले देखो साइट, SIGH, साइट जब देखेगा, इस साइट का मतलब होता है देखना, देखना। तो बाबू मान लो हमारा आंख यहां पर है, आंख यहां पर है, आंख का कैसे फोटो बनेगा? ये इसे आंख हो गया, ये है आंख, ठीक है ना। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान रहे हैं बाबू। ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु। हम बता दे रहे हैं तुम लोग को, यहां से तुम लोग धरती से बड़ा सूर्य होता है, पता है ना? पता है तो जान लो, ठीक है ना। उतना बड़ा सूर्य को यहां से देखेगा तो कहेगा कि एगो बिंदु है। तो जितना भी वस्तु होगा उसको एज ए पॉइंट ट्रीट करेंगे। अभी जब जैसा ट्रीट करवाएंगे वैसे ही मानना है। देखो, तो इस ऑब्जेक्ट को आंख से देखने के बीच एक लाइन की तरह बनेगा। मतलब हम उसको देख रहे हैं तो एगो लाइन की तरह दिखेगा कि डायरेक्ट देख रहे हैं, एगो लाइन बनेगा। इसी लाइन को बोलेंगे साइट लाइन, दृष्टि रेखा। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर हम जो दृष्टि डालेंगे और उस दृष्टि के और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेखा बन रहा होगा उसी को बोलेंगे साइट लाइन। ये कैसे भी हो सकता है। मान लो ऑब्जेक्ट यहां होगा तो हम आंख ऊपरे करके देखेंगे,
एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाएगा। मान लो बाबू तू लोग गया था मार्केट में 14 जनवरी को मेला घूमने, वहां पर तुम लोग को दिखाई दे दी गया एक रेड कलर का लेजर लाइट, और उस पर एक दीवार है, दीवार पर लेजर लाइट को मार दिया यहाँ पर। तो और ऐसा देखो ना, उस लेजर लाइट को अपने आंख के सामने रखो, मान लो बाबू कोई लेजर लाइट ले लिए हम, और लेजर लाइट को अपने आंख के सामने रखो, और इसको जहां देखेगा दीवार पर और लेजर लाइट मारेगा ना, तो उस लेजर लाइट का एक पॉइंट बन जाएगा दीवार पर, उसी एक रेखा जैसा बनेगा लाइटवा ना, उसी को बोलेंगे दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा। अब इसको ऐसे भी कर सकता है, ऊपरे देखना होगा तो ऊपरे जाकर डॉट बनेगा, उसी को बोलेंगे दृष्टि रेखा। समझ में आया ना? तो लेजर लाइट है ये। अब आ जाता है बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है। मान लो बाबू एक बिल्डिंग है, बहुत लंबा बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है ना। इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिला पर एक लाइट लगा हुआ है, कैसी लगा हुआ है, ये लाइट लगा हुआ है, ठीक। ये बाबू ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड मतलब धरती। यहीं पर ना बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग खड़ा होगा तो वो बिल्डिंग के बाद देखने में एगो रेखे लेखा लगेगा ऊपरे, धरती के ऊपरे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। बाबू इधर का माहौल में थोड़ा सा साउंड डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, आसपास का आवाजें आती हैं ना, तो इस तरह के माहौल में हम लोग रोज के जीवन व्यतीत करते हैं, तो तुम लोग को आदत होना चाहिए थोड़ा कि इस तरह का माहौल है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस तरह से मतलब नहीं है, हम जो बात बोलेंगे वही बात सुनाएगा, अगल बगल वाला ना सुनाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत जानबे करते हो मार्केट में क्या होता है। देखो ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग का आंख है, ठीक ना। अब इसको यहाँ से देखेंगे, अगर इसको यहां से देखेंगे तो हमारे आंख और किसी वस्तु, लाइटवा को देख रहे हैं ना, तो लाइटवा और आंखवा के बीच में जो रेखा बनेगा उसी को बोलेंगे ना साइड लाइन, यानी कि दृष्टि रेखा। कहीं हम ऐसे देखे होंगे एकदम उसका बोला बिल्डिंग पके, आंख है, मान लो ये हमारा आंख है ना। तो बाबू इतना बात समझो, इसी को जो ई है ना, इसी को बोलेंगे हॉरिजेंटल लेवल। आंख के अगर सोझा सोझा कोई लाइन खींच दिए तो इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल, एचएल हो गया। और आंख और जिसको देख रहे हैं उसके बीच में जो लाइन बनता है उसको दृष्टि रेखा, साइट लाइन। और दृष्टि रेखा और हॉरिजेंटल के बीच में जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ बाबू एलिवेशन है, ठीक ना। एक केस ही बन जाता है, यहां लाइट है तो, ठीक है ना। अब एक केस क्या बन जाता है, मान लो बाबू ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर एक भाभी जी हैं, लड़की मान लो, कोई लड़की है चाहे जो भी है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में ज्यादातर लड़की पर क्वेश्चन दिया है इसलिए बोल दिए, ठीक है ना। तो तुमको थोड़े देखेंगी, वो देखो कहाँ देख रही है, ठीक ना। यहाँ पर कार और जा रहा है, ठीक है ना, कार जा रहा है, तो यहाँ से कार को देख रही है। मान लो एक कार यहाँ पर रुका हुआ है तो उस कार वाले कार को देखी, ठीक ना। तो अपने आंख, तो उनका आंख यहाँ पर होगा, तो अपने आंख से क्या देख रही है, कोई वस्तु, कार। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। इसको ऐसे भी लिख सकता है दृष्टि रेखा। ये बाबू टेक्निकल इंग्लिश कहलाता है, कि टेक्निकल इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी है ना, दृष्टि रेखा गलती लिखे हैं। अब रेखा लड़की का भी नाम होता है, मान लो जो भाभी जी खड़ी है उसका नाम रेखा है और देख रही है, ठीक है ना। तो देखो ये है दृष्टि रेखा। हॉरिजेंटल लेवल यहां पर क्या होगा, तो आंख के सोझा सोझा एगो लाइन खींच देंगे, इसी को हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं।
होरिजेंटल लेवल हमेशा ही धरती के पैरेलल होता है। क्या है? पैरेलल। भाई धरती है ना, इसके पैरेलल होता है। तो ये है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और होरिजेंटल के बीच में जो कोण बनता है, और ये जो कोण बन रहा है थोड़ा सा देखो ना, ऊपर से देखा गया है। क्या कहा जा रहा है? ऊपर से। इलिवेशन मतलब बढ़ना, तो हम अपने आंख को बढ़ा कर देखे होंगे। क्या कर रहे हैं? बढ़ा कर देखे होंगे, इसे ऊपर उठा के। उठाए तो इलिवेट करा दिए, बढ़ना। इलिवेशन मतलब बढ़ना। और नीचे देख रहे हैं अपने, मतलब ऊपर एक खड़ा होंगे तो नीचे देखना होगा तो ऐसे ना देखेंगे, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये कोण जो है डिप्रेशन में जा रहा है, इसीलिए इस कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो गया बाबू, कॉन्सेप्ट पूरा खत्म। एंगल ऑफ ओनियन कोण इसी को बोलते हैं, ओनियन कोण इसी को बोलते हैं। ओनियन कोण का मतलब ऊपर है, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जो बन रहा होगा, नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जो कोण बन रहा होगा उसे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही बाबू कॉन्सेप्ट आता है। एक बात समझ लो, 6 चैप्टर का बात है। 6 चैप्टर तो अभी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा हमको ना पता है, लेकिन 9th में भी है बाबू, कि जब दो गो रेखा है उसे अलग रेखा एक काट रहा है, उसे अलग एक रेखा काट रहा है, तो जो कोण यहां पर बनेगा वही कोण यहां पर भी होगा। और ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। ये बाबू एकांतर अंतर कोण से होता है, पता है ना? तो पूरा बात को याद रखना, ठीक ना? यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इसे उतार सकता है। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं एक से एक क्वेश्चन। चलो, हो गया ना? एक बार फिर बता दे रहा है, साइड लाइन यानी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो सीधा सीधी लाइन बनेगा उसी को बोलेंगे साइड लाइन, दृष्टि रेखा। मतलब कि हम देख रहे हैं इस लाइट को, बिल्डिंग पर लगा हुआ लाइट को आंख से देख रहे हैं। आंख से इधर इसको थोड़े देख रहे हैं, आंख से जिसको नहीं देख रहे हैं, खाली इसी सीधा लाइन पार दिए ना, वो हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है। और ये आंख से जिसको देख रहे हैं, तो आंख और उसके बीच का जो लाइन बनता है उसे साइड लाइन बोलते हैं। साइड लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच में अगर कोण नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर देखने के लिए, क्या देखने के लिए? नीचे से ऊपर देखने के लिए, तो उस कोण को बोलेंगे बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे देखने के लिए अगर कोई कोण बन रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब बाबू देखो तो ई लाइन का है, ई लाइन का है, एक दूसरे के समानांतर है, ई भी तो समानांतर ही था, उसको एगो हाई लाइन काट रहा है। तो जब ई लाइन काट रहा है तो ई कोण थीटा, तो इहो कोण थीटा हो जाता है एकांतर कोण से। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर देखना, रिविजन करना, पीछे से कर देख सकता है, मतलब कि ना बुझाएगा तो थोड़ा सा पीछे करना, फिर देखना, बार बार देखना, जरूरी समझ में आएगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा बाबू, यही बाबू समय है। अगर आप मेहनत कर लिया, बाद में ना करना पड़ेगा। ये तू लोग का पहला बार है, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि पहले बार रह जाए, बार बार देगा तो ठीक रहेगा। ऐसा तू लोग सोचो कि पहला बार ही रह जाए। अब तू सोचेगा कि बार बार हो जाता हमरो साथ, तो फेल होना पड़ेगा ना, तभी ना बार बार होगा। देखो क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल कराएंगे बाबू। देखो, हर एग्जाम्पल में हम ही ना पूछेंगे कि कैसे बनेगा, पूछेंगे एक्सरसाइज में। क्या कि हर एग्जाम्पल में तुम लोग का कॉन्सेप्ट सीखने को आएगा। खाली इंट्रोडक्शन दिए हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, 4 गो चीज जानना है। क्या जानना है? दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब कि क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को इसे बोलते हैं सपाट, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक ना? और बाकी त्रिकोणमिति के एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, और त्रिकोणमिति रेशियो का जो वैल्यू बताए हैं पंडित बद्री प्रसाद वाला, वो पता होना चाहिए। तो समझो कि सारा क्वेश्चन हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 1। हम लोग पीछे त्रिकोणमिति के सारा फार्मूला रिकॉल करा दिए हैं ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बाबू इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि इसमें फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए तुम लोगों को। फिगर ड्रॉ हो गया, तुम्हारा 90% काम हो गया, बस गुना भागा बच जाएगा। ठीक,
तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो बाबू धरती को हम ऐसे एक तो ग्राउंड बना रहे हैं, धरती को ही ग्राउंड बोलते हैं, ग्राउंड। इस धरती पर एक मीनार खड़ी है, तो मीनार देखने में कैसा लगेगा? वर्टिकली लाइन की तरह लगेगा बाबू, मीनार है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, धरती के एक बिंदु, मान लो कोई बिंदु कहीं पर हो, लेकिन वो बिंदु जो है इस मीनार के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? फुट पॉइंट। पाद मतलब बाबू फुट पॉइंट होता है नीचे वाला बिंदु। फुट पॉइंट से वो जो भी एक बिंदु है 15 मीटर की दूरी पर है, मान लो यहां से यहां के बीच की दूरी 15 मीटर है। इस बिंदु से इसके मीनार के शिखर, मीनार का शिखर इसे बोलेंगे, शिखर मतलब सबसे ऊंचा भाग का, इस बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बाबू किसे बोलते हैं? जो ऊपर से नीचे से ऊपर देखने में बनता है, तो इसी को बोलेंगे 60 डिग्री है, और ये 15 मीटर है। तो कह रहा है मीनार का ऊंचाई बताए, तो मीनार का ऊंचाई मान लो बाबू h है, ठीक है ना। अब हमको मीनार का क्या बताना है? ऊंचाई h बताना है। तो देखो कैसे बनेगा, मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। बाबू मीटर में है तो मीटर में मान लिए, नहीं तो तू खाली h भी मान सकता है। हमको क्या बताना है? तो ऊंचाई बताना है। दिया क्या है? तो मीनार से इस बीच के बीच की दूरी दिया है बाबू। जहां कोण बनता है उसके सीधे वाले भाग को परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, P द्वारा सूचित किया जाता है। उसके नीचे वाले भाग को बेस B बोलते हैं यानी आधार बोलते हैं, और ये जो ऊपर होता है इसे कर्ण बोलते हैं यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं। h है, h छोटा वाला लिख, यहाँ पर h ले लो छोटा वाला, इसे h बड़ा वाला लिख दे रहे हैं, h मीटर, ठीक है ना। अब क्या होगा? तो हमको क्या क्या दिया है? 60 डिग्री कोण दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है। क्या कोई ऐसा त्रिकोणमितिक रेशियो है जो मीनार के मतलब ऊंचाई, लंब और बेस में रिलेशन स्थापित करता है कोण के साथ? तो एक तो है tan थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है P बटा में B। P का मान कितना है? तो P को h माने हैं, ये ना P है h। B को क्या माने हैं? 15 मीटर। tan थीटा, थीटा जगह कोण कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3। h बटा में 15 मीटर। h का वैल्यू आ जाएगा बाबू 15 जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो 15√3 मीटर। यही तुम्हारा ऊंचाई हो गया। पता है एनसीईआरटी में चाहे किसी किसी बुक में क्या कर रहा था, किसी फिगरवा बना के यहाँ पर A मान लेगा, इसको B मान लेगा, इसको C मान लेगा, ठीक है ना। तो कहेगा ना कि इन ट्रायंगल ABC में ऐसे भी बना सकता है बाबू। ABC में क्या हो गया? तो tan थीटा बराबर P बटा में B होता है। इस ट्रायंगल में P कौन है? तो AB। B कौन है? आधार, तो BC। ऐसे तो बनाएगा बाबू। AB का मान कितना है? तो AB h है। BC कितना है? तो BC 15 है। एक ही बात ना हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल देंगे? इसका AB निकालना है, ऊंचाई निकाल लेंगे। तो इस तरह बाबू ABC भी मान सकता है। अगर नहीं मानेगा तो ऐसे भी बना सकता है, कोई नंबर नहीं कटेगा। और इतना बना देगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, कटेगा तो हम बोर्ड में चलेंगे, साथ लेकर जाना, ठीक है ना। अब कोई बुर्बक के मास्टर आ जाएगा काट देगा तो हम क्या कर रहे हैं? कोई मास्टर बुर्बक नहीं होता है, ऐसा बात नहीं कि हम शिकायत कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है तो काट देता है। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं एग्जाम्पल के एनसीईआरटी 2। चलो एग्जाम्पल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं ना, सेकंड देखो। सेकंड में क्या कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है।
एक बिजली मिस्त्री है, एक 5 मीटर लंबा खंभा बउए ओह पर बिजली के बनावे के बा, बिगड़ गइल बा। तो बाबू मान लो कि धरती है यानी ग्राउंड, सबसे पहले ग्राउंड बनाना ही पड़ेगा। फिगर बनाने आ गया तुम्हारा 90% काम हो गया। ग्रुप लिख दिए ग्राउंड। इस ग्राउंड पर 5 मीटर लंबा एक खंभा है यानी पोल है। क्या है? पोल, इंग्लिश में पोल कहते हैं। इस पोल के इतना ऊंचाई पर कोनो खराबी आ गया है। क्या आ गया है? मान लो यहाँ खराबी आ गया है, कोनो खराबी आ गया, लाइन जोड़ा रहता है ना पोल पर, तो उस पर खराबी आ जाता है, तो पोल पर चढ़कर मरम्मत करना पड़ता है। ठीक है ना? इस पोल को यहाँ ना यहाँ खींच रहे हैं, थोड़ा सा काम रहेगा। ये पोल कितना लंबा है? 5 मीटर। ठीक, अब आगे देखो, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यानी कि देखो, बोल रहे थे ना कि एनसीईआरटी ज्यादातर लड़कियों पर क्वेश्चन लिया है। चाहती है यानी खंबा पर चढ़ के बनाने वाली कौन है? लड़की, कोनो मिस्त्री आदमी ना है। ठीक है ना? देखो तो खंबा के शिखर कौन होगा? सबसे ऊंचले भाग को शिखर कहते हैं। सबसे ऊंचे से 1.3 मीटर नीचे, कितना मीटर नीचे? 1.3 मीटर नीचे। मान लो कहीं यहां पर आएगा, यहाँ में खराबी हुआ बा, यहां पर खराबी हुआ है, यहीं पर सुधारना है तुम लोगों को, मतलब लाइन जोड़ना है। ठीक है, अब आगे देखो, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी कितनी होनी चाहिए? इस खंबे से कितना मीटर नीचे? 1.3 मीटर नीचे, यानी यहां पर कोनो पोल पर खराबी आ गया है, उस पोल पर यहां पहुंचना चाहती है। पहुंचने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो सीढ़ी। तो सीढ़ी देखने में कैसा लगता है? वो डंडा जैसा लगता है कि मतलब कैसे लगेगा? यहाँ सीढ़ी लगा देंगे और पहुंच जाएंगे। तो मान लो बाबू एक सीढ़ी लगा दिए, ऐसे पोलवा पर लगा दिए, अब यहाँ से खटक खटक चढ़ेंगे। तब आगे क्या कह रहा है? पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी कितनी होनी चाहिए? तो कह रहा है कि इसका सीढ़ी का लंबाई कितना होना चाहिए? यहाँ पर चढ़ना चाहती है और चढ़ना चाहती है तो सीढ़ी की जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुकने वो, और ये जो सीढ़ी है क्षैतिज यही है बाबू, हॉरिजॉन्टल लेवल, इससे 60 डिग्री कोण पर सीढ़ी को झुकाना है। सीढ़ी को कितना डिग्री कोण पर झुकाना है? ऐसे सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी ऐसे लगा दिए मान लो, तो इस सीढ़ी जो लगाए हैं और इसके बीच में ये कोण बना होगा ना, उस 60 डिग्री कोण पर सीढ़ी को लगाना है। 60 डिग्री कोण पर सीढ़ी को लगा दिए, तब बताना है झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे के का पाद बिंदु, खंबे का पाद बिंदु ये है, कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए? सीढ़ी का पाद बिंदु ये है, माने कि सबसे निचला पॉइंट फुट पॉइंट, और सीढ़ी का ऊपरीला पॉइंट ई है, जो कि यहाँ पोल पर जहाँ काम करना है तहाँ जाना चाहिए। तो कह रहा है कि जो सीढ़ी का पाद बिंदु है, इसी को बोलते हैं बाबू पाद बिंदु, इंग्लिश में फुट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फुट पॉइंट। फुट मतलब पैर होता है, सीढ़ी के पैर वाला पॉइंट, जहां सीढ़ी लगा दे उसका पैर हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी बताना है। इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे? तो खंभे का फुट पॉइंट। तो ये दूरी भी बताना है, इसको भी बताना है, और सीढ़ी की लंबाई को भी बताना है। दो चीज बताना है। एक बात बता दिया है कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है सीढ़ी के बीच, सीढ़ी और हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल, क्षैतिज से। और ये क्या है? खंबे का लंबाई 5 मीटर है, लेकिन हमको काम कहाँ करना है? खंबे के सबसे ऊंचले सिरे से 1.3 मीटर नीचे यहाँ पर काम करना है। इसका मतलब कि हमको कितना ऊंचा चढ़ना है? 5 मीटर में से 1.3 घटा देंगे, उतने ऊंचा ना चढ़ना है, इतने ऊंचाई तक। तो 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर दिखाई दे रहा है, तो कितना बचेगा? तो तुम्हारा हो जाएगा 3.7 मीटर। 3.7 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ के काम करना है। यही ना दूरिया है 3.7, ये तो 1.3 है, ये 3.7 मीटर है।
अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, क्या करेगा, तुम ए बी सी डी भी मान सकता है, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट। सॉल्यूशन, फिगर बन गया, काम हो गया। माना सीढ़ी का लंबाई याद करना है ना, सीढ़ी की लंबाई मान लेंगे एल मीटर, कितना मीटर, एल मीटर, ठीक है। और मान लेंगे, और सीढ़ी के पाद बिंदु तथा सीढ़ी के पाद बिंदु तथा खंभे के पाद बिंदु, खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी बराबर x मीटर मान लो, इसे, इसको x मान लो, इसको l मान लिए है। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको l निकालना है। 60 डिग्री कोण दिया है, इसको बाबू जहां कोण दिया रहता है, कोण के सोझे वाले को क्या बोलते हैं, लंब। ये सबसे लंबी भुजा है, इसे हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी कर्ण। ये नीचे वाले को आधार बोलते हैं। तो कोनो ऐसा फार्मूला है त्रिकोणमितिक रेशियो में जवन लंब और कर्ण को दिखा दे, तो साइन। त्रिकोणमितिक रेशियो में एक आता है फार्मूला, इसे लिख सकता है बाबू, इन त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पी बटा एच फार्मूला होता है, पी बटा एच। 60 डिग्री पर पी कौन है, ए बी को पी बोलेंगे, ए बी, यही ना पी है। और एच कौन है, कौन, तो ए सी। ए बी कितना है, तो ए बी का मान है 3.7 मीटर। देखो बाबू, ए डी का मान 5 मीटर था, 3.7 मीटर। ए सी कितना है, ए सी का मान है एल, और एल निकालना है बाबू। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा में 2, वैल्यू कितना आ गया, 3.7 बटा में एल। निकालेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा 2 जाकर इसमें गुणा होगा, 37 दूनी कितना होता है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर लिख दे रहे हैं, देखो। अब क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है 3 बटा √3 बटा में 2, 3.7 मीटर है, और एल है, ठीक है। अब देखो एल को इधर ले जाएंगे तो 2 इसमें गुणा होगा ना, तो 37 दूनी कितना होता है, तो 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, 74 होता है, यानी 7.4, √3 इसके भागा में आ जाएगा, बराबर एल। यही तुम लोग का बाबू एल आ गया। एल बराबर भागा देकर आएगा तुम लोगों का एनसीईआरटी में 2.14। जब इसको भागा देगा ना, √3 का वैल्यू देखो कितना भरना है, 1.732। जब यहाँ √3 का वैल्यू भर देगा इसे कि 7.4 बटा में 1.732, तो भागा देने के बाद 2.14 मीटर आएगा एल का मान। यानी सीढ़ी की लंबाई कितना होना चाहिए, 2.14 वहां पर जाने के लिए, ठीक है ना। अब आओ, सॉरी ये 2.4 ना आएगा, 4.28 मीटर होगा। 2.4 ऐसे हूँ गलत था। अगर देखो ये जो है 3.7 है, और ये जो लंबाई वाला है सबसे बड़ी भुजा, ये 2.4 कैसे आ सकता है, 2.14 छोटा, इससे तो कम से कम बड़े आएगा, तो ये 4.2 मीटर होगा सीढ़ी की लंबाई। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो x कैसे निकलेगा, तो इस x को क्या बोलते हैं, आधार, इसको क्या बोलते हैं, लंब। तो इसे कोनो त्रिकोणमिति में फॉर्मूला है आधार लंब वाला, तो tan थीटा, कौन है, tan थीटा से निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया ना, तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो यहीं पर हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग tan थीटा लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार होगा ना। तो लंब क्या है यहाँ पर, ए बी, आधार का है तो
एक्स लंब का मान कितना है 3.7 एक्स हो गया। tan 60 डिग्री का मान होता कितना है, तो tan 60 डिग्री का मान तुम लोग पढ़ा होगा तो √3, कितना √3, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा 3.7 बटा में x दिखाई दे रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x इधर गुना में चल जाएगा तो √3 इधर भागा में आ जाएगा, तो 3.7 बटा में √3 भागा देने पर बाबू 2.14 आएगा। इसका भागा देना, √3 का वैल्यू भर देना, 1.732 भागा देगा तो 2.14 मीटर आएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, तू लोग लिख सकता है अंत में कि सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.28 मीटर एंड और सीढ़ी के पाद बिंदु यानी ये बिंदु और खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी 2.14 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2.14 मीटर है। थोड़ा हौच पौच फिगर का हो गया है, अच्छे से उतार लेगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी के। हर क्वेश्चन में बाबू कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कैसे कैसे फिगर ड्रॉ करना है। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। एक बिजली मिस्त्री वाली थी, मतलब लड़की थी बनाने वाली बिजली, एक 5 मीटर लंबा पोल था। उस 5 मीटर लंबे पोल के ऊपर पर वहां पर एकदम 5 मीटर की ऊंचाई पर ना बनाना था वहां पर बिजली, उससे उसके ऊंचले भाग से 1.3 मीटर नीचे यहां पर बिजली का रिपेयरिंग करना है। तो इसका मतलब कि उसको कितना ऊंचा चढ़ना है, तो 5 मीटर से इतना घटा देंगे उतने ऊंचा चढ़ना है। इतना ऊंचा चढ़ने के लिए वो एक सीढ़ी लगा रही है और उस सीढ़ी को 60 डिग्री कोण पर लगा रही है। इसी को बाबू उन्नयन कोण कहते हैं, बता दिए पीछे, ठीक ना। 60 डिग्री पर सीढ़ी को लगा रही है, तो पूछ रही है कि सीढ़ी कितना लंबा लेंगे कि वहां पर पहुंच जाएंगे। तो सीढ़ी इसको कितना लंबा लेना पड़ेगा 4.28 मीटर। और कह रहे हैं कि सीढ़ी जहां पर लगा रहे हैं उसके निचले बिंदु और जहां पोल खड़ा होगा, मान लो यहां पर हम सीढ़ी लगा रहे हैं, पोल यहां पर है, तो ऐसे ना सीढ़ी लगाए होंगे। तो जहां सीढ़ी लगाए हैं पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इतनी होनी चाहिए 2.14 मीटर। कंप्लीट हो गया। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन, एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ठीक ना। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, यानी कुछ देखने वाला आदमी को प्रेक्षक बोलते हैं, ठीक ना। माने एक आदमी है समझो, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। बाबू मान लो धरती ले लिए, यानी ग्राउंड मतलब फील्ड भी समझ सकता है, GROUND। इस ग्राउंड पर एक चिमनी है, क्या है चिमनी, जो ना में ईटा उटा पकता है, आलूओ पाक जाइए, ऐसा बात थोड़े था। ग्राउंड है, इस पर एक चिमनी है, कौन सी है चिमनी, ठीक। और इस चिमनी के पाद बिंदु, यही पाद बिंदु कहलाता है, इस शिखर बिंदु कहलाता है। और टावर ले ले चाहे कुछ ले ले, टावर जहां नीचे धरती पर जुड़ा हुआ है उसको टावर का पाद बिंदु बोलेंगे। टावर जहां लाल बत्ती बढ़ता है उसे टावर का शिखर बिंदु बोलते हैं। तो इस चिमनी के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर। तो 28.5 मीटर की दूरी पर मान लो कहीं यहां पर ग्राउंड बिगाड़ दे रहे हैं, ये कितना दूरी पर, तो 28.5 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है। क्या खड़ा है, एक आदमी, और वो आदमी का लंबाई कितना है, तो 1.5 मीटर है। इसका मतलब अच्छा खासा लंबा है व्यक्ति, ठीक ठाक है ना? इतना लंबा व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो यही नहीं इसका कपार होगा। जनरली इसके कपार ऐसे ही ना देखेगा, तुम अगर देखना होगा तो। अब यहां से देखना चालू कर रहा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसका आंख यहीं पर होगा, मान लो, मानना जाता है इतना ही, थोड़ा थोड़ा अंतर ना। अब आंख है कपार में कितना अंतर है, तू सोचेगा कि अदमिया बड़ा है, आंखवा तनी नीचे होगा तनकी मीटर, तो उतना ना लिया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ इसका आंख है, इसके आंख से चिमनी के शिखर को देख रहा है। क्या देख रहा है, चिमनी के शिखर को तो देख रहा है। तो मान लो ऐसी ना देख रहा होगा, इसी को बोलते हैं बाबू कौन सा रेखा, आंख और जहां देख रहे हैं उसके बीच जो रेखा बनता है उसकी बोलते हैं दृष्टि रेखा। यह हो गया दृष्टि रेखा। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल। कौन सा लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। बता दे रहे हैं, फिर से पीछे बताए हैं, आंख से हम जहां देख रहे हैं, तो
तो आंख और जहां देख रहे हैं उसके बीच एक रेखा बनेगा, जैसे कि लेजर लाइट बार देंगे लाल, तो हमारे जहां बारेंगे तो आंख भी रख देंगे तो एगो लाल पेंसिल तरह एकदम लाइट दिखाई देगा, पूरा लाल रंग का एकदम जाते हुए दिखाई देगा दीवार पर, तो एगो लाइन है ना रेखा, तो इस रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा और आंख से सोझे एगो लाइन खींचेंगे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। आंख कहीं हो, हम ताक कहीं रहे हैं, लेकिन आंख के सोझे एगो लाइन खींचेंगे, उसको बोलते हैं, हम ताक रहे हैं ऊपर तो ऊपर ना खींच रहे हैं, आंख के एकदम सोझे ऐसे, ठीक है ना, धरती के समानांतर। हम ऐसे ताक रहे हैं तो ऐसे खींच देंगे तो धरती के समानांतर ना होगा, ऐसा कैसे ताके, मान लो ऐसे ताक रहे हैं और हम धरती के समानांतर रेखा खींचना है तो हमको तो ऐसे खींचना पड़ेगा, काहे कि धरती ऐसे है, तो धरती के समानांतर जो होता है उसे हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताना है चिमनी की ऊंचाई, मान लेते हैं चिमनी की ऊंचाई h है, हमको हाई पता है ना, तो चिमनी का ऊंचाई बताना है। बाबू मान लेते हैं चिमनी का ऊंचाई h है, कहाँ है h, यहां से लेके यहां तक ना h होगा। अब बात बताओ, तो यहां से लेके यहां तक की कितना लंबा होगा, यहां से लेके यहां तक कितना लंबाई होगा, तो जितना भी लंबाई होगा उसमें से 1.5 मीटर कम होगा ई वाला, काहे कि इतना लंबा तो आदमियों है, तो 1.5 मीटर घटा दो इसमें से, तो 28.5 में से 1.5 घटाएगा तो 27 मीटर बचेगा। कितना मीटर, 27 मीटर, इतना नहीं इतने तक। तो ये जो रेखा होगा इसको कितना मीटर का है, 27 मीटर। नाम दे सकते हो बाबू, अब ए बी सी। अब बनाना होगा तो तुम डायरेक्ट मान सकता है, क्या निकालना है, चिमनी की ऊंचाई। माना चिमनी की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर, ठीक है ना। अब हमको क्या करना होगा, तो कहेंगे इन त्रिभुज ABC में जहां कोण बनता है उसके सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब। इसको आधार बोलेंगे B, इसको H बोलेंगे, हाइपोटेनियस कोण, ठीक ना। हमको कोई ऐसा संबंध पता है, रिलेशन, जिसमें कहा जाए लंब और आधार, लंब और आधार वाला कोई पता है, लंब और आधार वाला कोई तो पता होगा ना। तो देखो बाबू, लंब और आधार वाला कौन सा रिलेशन पता है, tan थीटा, tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 28 मीटर की दूरी पर, ई नहीं दिया है बाबू, ई ना दिया है, ई ऊंचाई h है, इतना मीटर लंबा है, तो ई जो होगा h माइनस यहाँ से यहाँ तक h माइनस 1.5 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक h माइनस 1.5 मीटर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा में B, लंब बटा में आधार, ई क्या है P को AB बोलेंगे, AB बटा में आधार BC। AB का मान कितना है, तो h माइनस 1.5 मीटर। BC का मान कितना है, तो 28.5 मीटर। बाबू तुम लोग को पता है tan 45 का मान कितना होता है, 1। 28.5 मीटर, इसको गुणा कर देंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, तो 28.5 मीटर। ये कितना आ गया, h माइनस 1.5, h बराबर निकालना है, h निकालना है ना, चिमनी की ऊंचाई h है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर, माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 29, मतलब कि 28.5 रुपया में 1.5 रुपया जोड़ देंगे तो क्या रुपया, 30 रुपया, तो ऐसे ही मान लो 30 मीटर हो जाएगा। तो अतः चिमनी की ऊंचाई आ गया बाबू 30 मीटर। शुरू से देगा तो जरूर बुझाएगा, भगा के देगा तो ना बुझाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के, पूरा क्वेश्चन कराएगा एग्जाम्पल सहित।
क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। देखो, भूमि के एक बिंदु P से भूमि बना दिए, इसके एक बिंदु P यहाँ 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 जहां बनता है लोग हम यहाँ ले रहे हैं, और हमको बदलना होगा पॉइंट को, तो बदल भी सकते हैं, फिगर बनाने के लिए अच्छा बनाना है ना। P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु, अब यहां से हम बिंदु P ले लिए है ना, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, देखो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मान लो एक भवन है, भवन को इसी ने दिखाएंगे, कोई भी भवन ना घर होगा तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, अगर देखेंगे तो एगो लाइन की तरह खड़ा सा धरती पर कि खड़ा है, ठीक है ना, कि धरती पर खड़ा है एक भवन। जो भी चीज लेते हैं ना बाबू, कोनो ऑब्जेक्ट लेना होता है तो बिंदु से दिखाते हैं, मतलब कोई छोटा छोटा पार्टिकल लेना होता तो। और यहाँ पर अगर कोई भवन लेना है, टावर लेना है, पोल लेना है, कोई आदमी लेना है बहुत लंबा, या कोई पेड़ लेना है, तो इस सब को एगो लाइन की तरह खींचेंगे ऊपर, धरती से तो सब ऊपर होता है, इन्हें के नीचे खींचेंगे, धरती के नीचे पेड़ होगा, शोर होगा उसका। देखो, ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, क्या है, 10 मीटर ऊंचा। अभी P बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर कौन है, ई ना, ये भवन का पाद बिंदु है, ई है शिखर बिंदु। तो इस बिंदु P से भवन के शिखर के बीच के कोण, उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण ना। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया है। अब इस भवन के शिखर पर एक झंडा लहराया गया है, क्या लहराया गया है, झंडा, बाबू झंडा है। अब इस पर हम श्री राम ना लिखेंगे, ढेर कहेगा तो हम बना देंगे, लेकिन वो ना बनाएंगे, ठीक है ना। इस झंडा को ऐसे बना दे रहे हैं, अरे बच्चा ध्यान से देख, ये झंडा लहराया गया है और कह रहा है झंडा लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर, ध्वज मतलब झंडा, ध्वज के शिखर का इसी बिंदु P से, अब इस भवन कहां तक था, इतने तक भवन ना, अब इस ध्वज यानी झंडा, झंडा का शिखर बिंदु कौन है, तो ई है। तो झंडे के शिखर बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री। तो बाबू ई वाला कोणवा जो है ना 45 डिग्री का है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी बताए। तो ये जो ध्वज है ना, यानी जो झंडा लगाया गया, वो कोई डंडा में लगाया गया होगा, तो इसका लंबाई ज्ञात करना है बाबू। मान लेते हैं ध्वज दंड की लंबाई L मीटर है, और इसको बताना है कि बिंदु P से भवन के पाद बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, भवन यही ना है, तो इसके बीच की दूरी को बताना है। इसको मान लो 100 मीटर मान ले रहे हैं, ठीक ना बाबू। अब हम नाम भी डाल सकते हैं, इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो, डाल सकते हैं। अब हमको क्या बताना है, ध्वज दंड की लंबाई L बताना है, फिर क्या बताना है, 100 मीटर यानी कि इसका दूरी बताना है, बिंदु P से भवन के बीच की दूरी। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर L मीटर तथा बिंदु P से भवन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना हो गया, 100 मीटर माने हैं, L मीटर और 100 मीटर यही बताना है बाबू। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंबाई के बारे में सोच लेते हैं। तो बाबू यहाँ से यहाँ 10 है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना है, पूरा L प्लस 10 मीटर, काहे कि इतना दूर L है, ये 10 है, तो दोनों जोड़ देंगे तो L प्लस 10 हो जाएगा ना, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं इन त्रिभुज
बी सी पी में, बी बड़का सी पी बड़का त्रिभुज ले रहे हैं, बी सी पी में, बी सी पी में क्या है बाबू, तो का दिया है तनी ध्यान से देखो, एगो कोण दिया है और ई का है, कोण दिया है और ई दिया है, हमको क्या बताना है, इसको बताना है एक्स मीटर, एक्स मीटर सॉरी, पहले हम ई ले रहे हैं, बीसीसी पे ऐसा है ए सी पी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए सी पी, ए सी पी में क्या हो, ए सी पी में 10 मीटर ई दिया है, एक्स मीटर ई दिया है 30 डिग्री कोण पर। देखो कौन सा पहले ले रहे हैं त्रिभुज, पहले हम ई त्रिभुज ले रहे हैं, ए सी पी त्रिभुज ले रहे हैं, ई वाला जो ब्लू रंग से घेरे हैं, इस त्रिभुज में P कौन है, तो ई है, कोण के सामने वाला P बोलते हैं, इसको बाबू P बोलेंगे इस त्रिभुज में। इसमें B कौन है, तो यह है B, इसके नीचे वाला यही है B बाबू। तो P और B के बीच में रिलेशन कौन सा त्रिकोणमिति का रेशियो दोनों के बीच में संबंध बताता है, तो tan थीटा। तो इस त्रिभुज में tan 30 डिग्री निकालेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो लंब बटा में आधार, लंब कितना है AB, AC, ए और सी है, आधार कितना है PC, AC का मान कितना है 10, PC का मान कितना है x मीटर, ठीक ना। आओ इधर बाबू, तो देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3, 10 बटा में x, तो x बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर, x का मान आ गया 10√3 मीटर, यानी बिंदु P से भवन के बीच की दूरी कितना आ गया 10√3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, अब हम चलेंगे कौन सा त्रिभुज में, तो देखो बाबू अब हम चलेंगे इस त्रिभुज में, बी सी पी बड़े वाले में, इन ट्रायंगल बीसीपी में क्या हो गया, तो हमको ई पता है कि l + 10 है, अब ई पता चल गया कि 10√3 है, तो लिखेंगे ई b है और ई p है, लेकिन बीसीपी में कितना कोण बन रहा है, तो कोण 45 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का ना, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर P बटा में B होता है, त्रिभुज बीसीपी में P का मान कितना है, तो BC बटा में PC। इस त्रिकोणमिति में बाबू बताए हैं कि कौन कब लंब बदले, कौन आधार होगा कौन कर्ण होगा, कैसे पता चलता है, इस लेक्चर में ही बताए हैं स्टार्टिंग में। l + 10 BC का मान है, BC का मान कितना है, तो l + 10, PC का मान कितना है, तो 10√3, tan 45 डिग्री का मान होता कितना है, तो 1, कितना होता है 1, तो लिखेंगे तो 1 बराबर, यहाँ बना लो, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, l + 10 बटा में 10√3, तो बाबू 10√3 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 10√3 बराबर l + 10, तो l बराबर क्या हो जाएगा 10√3 माइनस के 10, l बराबर होगा क्या बाबू, तो यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं, √3 - 1। देखो बाबू यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि √3 का मान 1.732 यूज करना है, क्या रखना है 1.732, तो l बराबर निकालने जाएंगे तो 10 गुना 1.732 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, तो बचेगा बाबू 10 गुना 1.732 में से गुणा करेंगे तो 0.732 आएगा, कितना आएगा 0.732। तो अब हम लोगों को क्या बताना है l बराबर, तो इससे जब गुणा करेंगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा 7.32 आएगा, l बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए l बराबर 7.32 मीटर। l का था, तो l हमारा था ध्वज दंड की लंबाई, यानी ये जो झंडा के जो डंडा होगा ना उसका लंबाई कितना आ गया 7.32 मीटर, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझो और नोट कर लो। सबसे पहले क्या हुआ है, ध्वज दंड की लंबाई l मीटर दे दिया है तथा बिंदु P से भवन की ऊंचाई x मीटर दे दिया है।
फिर उसके बाद ACP पहले ही त्रिभुज में चले, 30 डिग्री का दिया है तो E निकल गया, जब E निकल गया तो बड़ा वाला में चले गए तो फिर L निकल गया। फाइनली ये क्वेश्चन तुम लोग का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। नहीं दिखाई दे रहा है शायद, इसको बिगाड़ कर लिख रहे हैं। ये तुम लोग का यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो L बराबर का आया है 10 गुना √3 का मान भरना है 1.732 माइनस के 1। तो L बराबर का हो जाएगा 10 गुना, जब घटा देंगे 1.732 में से 1 को तो 0.732 होगा। जब 10 ले गुणा करेंगे तब L का मान आ जाएगा हम लोग का 7.32 मीटर। यही बाबू हम लोग का झंडे का ध्वज दंड का लंबाई है 7.2 मीटर। अब दिखाई दे रहा है ना, हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्यूशन सारा एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से सीखो और चैप्टर में अप्लाई करना, ठीक है ना। देखो कहानी क्या बन रहा है कि एक समतल जमीन पर, एक समतल जमीन ले लिए, इस समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक मीनार ले लिए बाबू, मान लो कोनो मीनार है, ठीक ना। इस मीनार का छाया बन रहा है। छाया कैसे बनता है, तो मान लो यहाँ पर सूर्य देव है, सूर्य भगवान। अब इनका लाइट इस पर आएगा तो इसका छाया कहीं इधर न पड़ेगा, तो इसका छाया बनता है। तो देखो कह रहा है छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबा बन जाता है जब सूर्य का उत्यांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मान लो बाबू यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा तो यहाँ पर छाया बनता होगा, ऐसी ना लाइट आता है। तो ई बाबू यहाँ से यहाँ तक छाया बना। ई छाया इतना तब बन रहा है जब सूर्य का कोण 60 डिग्री है, और जब सूर्य का उत्यांश कोण यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि जब कोण 30 डिग्री हो जाता है तब जो हम लोग का छाया बन रहा है 40 मीटर अधिक बन रहा है जितना बनता था पहले, यानी इतना मीटर अधिक बन रहा है। पहले इतना छाया बन रहा था इसी दीवार का, माने इस मीनार का। अब छाया जब कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हुआ तो छाया का लंबाई 40 मीटर बढ़ गया। तो हमको बताना है कि dB छाया की लंबाई, dB जो है छाया की लंबाई है, ये हो गया D और B छाया की लंबाई है। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बताएं। जबकि उन्नयन कोण 30 dB ना, dB छाया की लंबाई है, ठीक है ना। तो dB 30, जबकि उन्नयन कोण 30, जब 30 डिग्री कोण है तो छाया की लंबाई कौन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को dB बोला गया है। D और B, इस बिंदु को C मान ले रहे हैं, इसको A मान ले रहे हैं, ठीक ना। तो बताना है बाबू मीनार की ऊंचाई यानी AB बताना है। क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को H मीटर बोल रहे हैं, H। इसको बाबू X बोल दे रहे हैं। जब कोण 60 डिग्री बना होगा तो इसका छाया कितना बन रहा होगा, तो X, ठीक है ना। अब इसी को मानते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर, ठीक। तथा जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई बराबर x मीटर। तो अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं इस त्रिभुज में। देखो कौन कौन में हम चल रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं ACB इन ट्रायंगल ACB। कोई नंबर नहीं काटेगा बाबू, इसे ही बनाना है। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री ले लेंगे। 60 डिग्री के सामने वाला जो होता है P और नीचे वाले को B बोलते हैं। P और B में तो बाबू P बटा में B फॉर्मूला होता है। P कितना है तो AB P है यहाँ पर,
BC का है आधार है, AB का मान कितना है h मीटर, BC का मान कितना है तो x मीटर। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3 कितना होता है √3 x मीटर। तो यहाँ से बाबू h बराबर क्या हो जाएगा तो √3x। अब हम लोग बाबू त्रिभुज किस में चलेंगे तो देखो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में। तो कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। इसमें कौन कौन लेंगे तो यहाँ से लेके ले यहाँ तक बाबू सब दूरी कितना हो जाएगा तो x + 40 मीटर। कितना मीटर x + 40 मीटर, क्योंकि 40 मीटर ही x मीटर ही, ठीक ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल ABD में, ABD में क्या लिखेंगे तो tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर होता क्या है तो tan 30 डिग्री बराबर P/B। P कौन है इसमें तो P है तुम्हारा ये H, यानी कि उसी को तो AB भी बोल सकते हैं। AB लिख लो, लिखना है तो फिर लिख लो BD, AB/BD। AB का वैल्यू कितना है h, BD का वैल्यू कितना है x + 40 मीटर, ठीक। √30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 h का मान रख दो बाबू, h का मान रख दो। h का मान क्या रखना है, हम तो बोलेंगे तुम लोग h का मान ना रख के x का मान रखो। अगर x बराबर निकालने जाएंगे यहाँ पर तो देखो x बराबर h/√3 होगा। तो x का मान भर दो यहाँ पर, x का मान h/√3 प्लस में 40 मीटर। मीटर मत लिखो, अभी लास्ट में लिख देना। इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई √3 से, 1 से गुणा करेंगे तो h/√3 प्लस में 40 और √3 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा √3h। तो h को इधर ला दो, दे रहा है दिखाई, दिखाई ना दे रहा है ना, ठीक है। इसको बिगाड़ दे रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले तो इसको तो नोट कर लिया होगा, नोट करो, ठीक है। हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो माने हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस सारा बात को ऊपर वाला, नीचे वाला का गुणा ऊपर वाला से होता है, नीचे वाला गुणा ऊपर वाला से होता है। तो h/√3 बनेगा प्लस में 40 बराबर √3h हो जाएगा। ये h वाले को एक तरफ ला दो, h/√3 माइनस में √3h, और इसको उधर भेज दो, या इससे उसको उधर भेज दो माइनस के 40। अब बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर √3 को एलसीएम ले लेंगे। जब √3 को एलसीएम ले लेंगे तो h माइनस √3 में √3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3h बराबर माइनस के 40। इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 2h बटा में √3 जो है, √3 को इधर गुणा में भेज दो, माइनस 40 √3, माइनस ले माइनस खत्म, 2 से 20 बार में काटेंगे तो इसलिए h बराबर क्या आ गया 20√3 मीटर। यही बाबू h आ गया हम लोग का मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। अंत में हर क्वेश्चन में तू ये चिपका सकता है कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। जैसे वो पोल वाला में था, खंबा की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई बराबर, जो आया था आंसर, शायद सीढ़ी की ऊंचाई लंबाई आया था 4.28 मीटर। नोट करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 6 और 7, ठीक ना, देखो सेकंड लास्ट है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब देखो यहाँ पर ग्राउंड ले लो, एक बहुमंजिला शिखर है, मतलब कि बहुमंजिला मतलब बहुत लंबा शिखर है, उसमें 10, 50, 100 ताला वाला है, और उसके सामने एगो छोटा गरीब आदमी का घर है 2-3 ताला वाला, ठीक ना।
तो बहुमंजिला के शिखर, बहुमंजिला का शिखर ई है, बहुमंजिला का पाद बिंदु ई है, और जो छोटा भवन है उसका बिंदु पाद बिंदु ई है, उसका शिखर ये है। तो इस बहुमंजिला के शिखर पर मान लो कोई लड़का खड़ा है, उस यहाँ से इसको देख रहा है, तो शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो यहाँ से 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर को देख रहा है। क्या हो रहा है? शिखर को देख रहा है। ई बाबू हो गया तुम्हारा हॉरिजेंटल लेवल, यानी कि धरती के पैरेलल होता है। आंख के सोझा खींच दिए, मतलब हम मान लो हम किसी बड़े ऊंचे से घर पर खड़े हैं, वहाँ छोटे से ऊंचे को ऊंचा घर देखना है, तो ऐसे ही ना देखेंगे नीचे में आंख करके, तो आंख तो नीचे में कर रहे हैं, लेकिन एक वो लाइन सीधा खींचेंगे आंख के, उसी को बोलते हैं धरती के पैरेलल। तो आंख के सीधा लाइन खींचे और देख रहे हैं नीचे, इसके बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण। तो ये जो कोण बन रहा है इसी को बोलेंगे बाबू अवनमन कोण। अवनमन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना डिग्री का बन रहा है? तो 30 डिग्री का बन रहा है। अब यहीं से देखो क्या कर रहा है, भवन के शिखर और तल को भी देख रहा है। यहां से भवन के तल यानी पाद बिंदु को भी देख रहा है, तब उसका जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। तब बताना है हमको कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी को x मान ले रहे हैं, और बहुमंजिले के भवन की ऊंचाई बताना है h। इसका ऊंचाई दिया है कि 8 मीटर वाला भवन है, 8 मीटर वाला, ठीक है ना। तब हम इसमें कुछ कर रहे हैं बाबू। मान लो यहाँ पर एक लाइन खींच दिए सीधा सीधा, ई x है, ये वाला x से होगा, ई 8 है, तो हाई 8, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर होगा ना। तो जब यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो h माइनस 8, ये 8 घट जाएगा ना पूरा h में से, तो हमको तो h निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जब ये 30 डिग्री है तो यहाँ जो कोण बन रहा होगा 30 डिग्री बन रहा होगा, और जब ये 45 डिग्री है तो यहाँ जो कोण बनेगा, जब ये 45 तो ये भी 45। हाँ देखो, जब ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, जब ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो एगो ही पैरेलल लाइन है, एगो एक पैरेलल लाइन है। किसी पैरेलल लाइन को कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो जितना ही कोण होता है उतना ही कोण होता है। 6 चैप्टर में पढ़ना है, ठीक ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबका नाम लिख दे, नाम लिख दे रहे हैं। मान लो इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए, इसको C बोल दिए, इसको D बोल दिए, इसको E बोल दिए। तो सबसे पहले हम किस में चल रहे हैं? तो सबसे पहले हम चल रहे हैं इसमें A B, देखो लाइन घेर रहे हैं, किस में हम चल रहे हैं? A ब्लू वाला है, B E में। तो पहले मान भी लेते हैं, क्या मानना है? जो निकालना है उसी को मानना है। भवन की ऊंचाई बराबर बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल यानी बहुत सारा उसमें फ्लोर होगा। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक। h भी खाली मान सकता है, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, भवनों की बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी को क्या लिए हैं? x मीटर, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल A B E। A B E में क्या करेंगे बाबू? 30 डिग्री है, इसके सामने वाले को P बोलते हैं, नीचे वाले को B बोलते हैं। तो tan 30 डिग्री अप्लाई कर देंगे। tan 30 डिग्री, ज़्यादातर इसमें tan ही यूज किया जाता है। P बटा में B होता है, P कितना है? तो AB को बोलेंगे P, B को बोलेंगे B, AB कितना है? तो h माइनस 8 है। B कितना है? तो B जो है x है। 1/30 डिग्री को क्या बोलेंगे? 1/√3 वैल्यू होता है, h माइनस 8 बटा में x, गुणा कर देंगे। x का गुणा करेंगे तो इधर गुणा करेंगे तो h माइनस 8√3 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लो।
अब ऐसे ही इन त्रिभुज, अब किस ट्रायंगल में चलेंगे बाबू? तो अब देखो हम किस ट्रायंगल में चल रहे हैं। अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल में ए सी डी में चलेंगे। ए सी डी में गए तो क्या हो गया? तो हमारा tan 45 डिग्री निकालेंगे। tan 45 डिग्री का क्या हो गया? तो एच, पी का मान कितना है उसी को ना बोलेंगे, इसमें पी ही है 45 डिग्री, सामने वाले को पी बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं। तो पी बटा में बी, पी का मान हो गया तुम्हारा ए सी, बी का मान हो गया सी डी। ए सी कितना है? तो एच है। सी डी कितना है? तो एक्स है। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है? एक बराबर एच बटा एक्स। तो यहाँ एच बराबर एक्स आ गया, एच बराबर एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच भर दो। तो फ्रॉम समीकरण एक से, समीकरण एक से बाबू एक्स का मान क्या भर देंगे? तो एक्स का मान इतना है, भर देंगे एच बराबर एच माइनस 8√3। तो एच बराबर इधर गुणा करो तो √3h माइनस 8√3। ठीक, इधर ला दो 8√3 को इधर ला दो, एच को उधर भेज दो। 8√3 को इधर ला दो तो आइया हो गया 8√3। ये कितना हो गया? तो एच को उधर भेज दो, √3h माइनस के एच। तो 8√3 एच कॉमन ले लो तो 1 माइनस √3 माइनस 1। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 8√3 बटा में √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 को कैलकुलेट करेगा जब तुम लोग का आंसर दिया होगा एनसीईआरटी में, क्या निकालना है? ऊंचाई ना, रुक दे। √3 माइनस 1 बाबू। अब इसका जो मैथ का नियम जो होता है, नीचे इरेशनल नंबर ना लिखा जाता है और परिमेय संख्या ना लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर इसका हर परिमेयीकरण करेंगे। हर परिमेयीकरण करने के लिए √3 माइनस 1 है ना, तो इसको +1 √3 + 1 √3 + 1 कर देंगे। जब इसका तुम लोग गुना भागा करेगा तो आएगा तुम लोग का आंसर 4 √3 + 1 मीटर आ जाएगा। कर देखना, यही तुम्हारा ऊंचाई हो गया, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। अब जितना एच आया है उतना ही 100 होगा, यो 100 इतने हैं। तो दोनों भवन के बीच की दूरी भी 4 √3 + 1 होगा। ठीक है ना, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों 4 × √3 + 1 होगा। तुम लोग का हर परिमेयीकरण करने के बाद इतना आएगा। इसका हर परिमेयीकरण अच्छे से कर लो, शायद ही ना आएगा। देखो इसका जब गुणा करेगा तो 8 √3 से गुणा करेगा तो 8 है, और 3 से गुणा करेगा √3 कितना हो जाएगा? 3। तो 8 के 24 प्लस में 1 है तो 8 √3 से गुणा करेगा तो 8 √3 हो जाएगा। नीचे का आएगा √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू 8 कॉमन ले सकता है तो 3 + √3 दिखाई दे रहा है ना, बटा में 2 से 4 बार में कट जाएगा। तब हम लोग का इसका मतलब कि आंसर जो आएगा हम लोग का 4 × 3 + √3 आएगा। 4 × 3 + √3, यही हम लोग का बहुमंजिले भवन की ऊंचाई एच और दोनों भवनों के बीच की दूरी होगा। एच का वैल्यू जो आ गया हम लोग का ये आ गया। ठीक है ना, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन अपने 7 नंबर क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन नोट, इसको स्क्रीनशॉट लो। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये 7 नंबर। इसमें एक नदी के पुल के एक बिंदु से, देखो एक नदी है बाबू, एक नदी को हम ऐसे बना रहे हैं। मान लो नदी है, नदी ऐसे बह रहा है, इधर किनारा है, इधरों किनारा है। ठीक है ना, अब नदी के किसी बिंदु, इस नदी पर क्या बनाया है? पुल बनाया गया है। तो मान लो इस नदी पर ऐसा पुल बनाया गया है, कैसा? ऐसा पुल बनाया गया है। ठीक है ना, ये नदी है,
इस नदी पर ऐसा पुल बनाया गया है, इस नदी पर क्या बनाया गया है, पुल जैसा लग रहा है, यही नदी है बाबू। इस नदी पर पुल बनाया गया है, या इस पानी बह रहा है, ये सब ये पुल बनाया गया। और ये मान लो यहाँ से यहाँ किनारा आ गया, ये सब ये जमीन है, ये सब जमीन है, ठीक है ना। अभी यहीं तक नदी है, ये दोनों नदी का अंत है, ये किनारा है अंतिम किनारा, ये किनारा है अंतिम किनारा। इस नदी का पुल है तो इसे ऊंचा रहता है ना, इसे चढ़कर बाइक जाता है, ठीक है। सम्मुख किनारा यानी दोनों किनारा, एक किनारा ये है, किनारा ये किनारा के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है। ये जो पुल है नदी के किनारा से 3 मीटर ऊंचा पर है, ये पुल, इसका पुल का छतवा ये 3 मीटर ऊंचा पर है, ये मान लो। अब नदी, ये नदी का पुल है, ये तो उतरने लगे हम, तो नदी के मान लो पुल पर कोई एक बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु से अब नदी के दोनों किनारा को देख रहा है कोई व्यक्ति यहाँ जो खड़ा है, इस किनारा पर भी ताका, फिर इधरों ताका इस किनारा पर, तब देखा कि ये जो कोण बन रहा है एक बार 30 डिग्री बन रहा है और इधर ताक रहा है तो 45 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है और 45 डिग्री बन रहा है। ये नदी का ऊंचाई है, नदी का पानी है, ये पानी है, मानो ये पानी है, यहाँ से पुल 3 मीटर ऊंचा पर है। तब हमको बताना है कि नदी की चौड़ाई कितना है, मतलब ये बताना है नदी की चौड़ाई। मान लो नदी की चौड़ाई 1 मीटर, यही बताना है हम लोग। उसके लिए जब ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, जब ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। तो यहाँ 45 डिग्री लगाएंगे तो इतना दूर वाला आ जाएगा, 30 डिग्री लगाएंगे तो इतना दूर वाला आ जाएगा, यानी दोनों जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नाम दे दे रहे हैं A B C D। अब यहाँ पर जो चौड़ाई निकालेंगे x बराबर D है, D BD प्लस में CD के बराबर होगा। चलो चलते हैं, 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। माना सॉल्यूशन देखो, नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। अब उसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD में। ABD में क्या लगाएंगे, कोण के सामने वाले को P बोलते हैं, tan 30 डिग्री लगा देंगे, P बटा में E हो गया आधार B, P है क्या तो AD, B क्या है तो BD, AD कितना है तो 3 मीटर, BD कितना है तो BD को बाबू BD को BD ही छोड़ दो। 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3, 3 मीटर बटा में BD, मीटर साथे साथे लेकर चलना कोई बात नहीं है, अंत में ले लेंगे मीटर। तो BD बराबर कितना आ जाएगा तो 3√3 मीटर। अब कहीं से CD निकाल देंगे, जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई आ जाएगा। अब चलेंगे एंड इन ट्रायंगल, अब त्रिभुज किस में चलेंगे, अब त्रिभुज ADC में, ADC में, ठीक ना। ADC में क्या करेंगे, tan 45 डिग्री लगाएंगे, tan 45 डिग्री, इसके सामने वाले को P बोलते हैं, तो P बटा में B, P का मान कितना है AD, P AD है, ये आधार कितना हो गया तो CD, AD को बाबू 3 मीटर है, ये हो गया CD, दिखाई दे रहा है ना, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 3 मीटर, ये हो गया CD। इसलिए यहाँ पर CD कितना आ गया, CD इक्वल टू 3 मीटर। हमको क्या निकालना है x, अब लिखेंगे चूंकि x बराबर BD प्लस में CD, तो x बराबर BD का मान कितना आया है 3√3, CD का मान कितना आया है 3, इसलिए x बराबर 3 कॉमन ले लेंगे 1 + √3 मीटर। यही बाबू तुम्हारा हो गया नदी की चौड़ाई। अगर यहाँ पर √3 का मान वैल्यू भरने के लिए दिया होगा तो नहीं दिया है, यही तुम्हारा आंसर बन रहा है। फाइनली हम लोग का लेक्चर खत्म हो गया है, पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर, साथ में NCERT एग्जाम्पल सहित। तो तुम लोग अच्छे से पूरा का नोट्स बनाना जरूर, और
यहाँ पर हम लोग अपना चैप्टर खत्म करते हैं। अगले एक्सरसाइज 9.1 की तरफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको सबको नोट करो।